बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जो कि है आपकी फर्स्ट बुक का, जिसका नाम है न्यायपालिका। और बच्चों इसके 3 पार्ट बनाए जाएंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें हम देखेंगे न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है, न्यायपालिका की संरचना किस तरह की होती है, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है, वो कौन सी होती है, पिरामिड की संरचना, न्यायाधीश जो होते हैं इनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया होती है एवं इनको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। ये जो 4 पॉइंट हैं आपके वो हम करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको न्यायपालिका के अर्थ के बारे में समझना होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो संविधान है उसमें शक्तियों का विभाजन 3 जगह किया गया है, ठीक है। एक तो कहाँ किया गया है, देखिए इस तरह से है हमारे संविधान में। एक तो किया गया है विधायिका में, ठीक है, और एक किया गया है कार्यपालिका में और फिर न्यायपालिका में। अब इनमें से किसका किसका क्या कार्य होता है। विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून को बना दिया, और कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, ये लागू करती है, और न्यायपालिका जो वाद विवाद होते हैं इनको हल करती है। तो हमारे संविधान में इन जो शक्तियां होती हैं इनको कुछ इस तरह से बांटा गया है। तो अब वो हम न्यायपालिका के अर्थ को समझते हैं। तो देखिए किसी व्यक्ति या समूह के वह वाद विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। अर्थात जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, किसी व्यक्ति के या फिर समूह के जो वाद विवाद होते हैं उनको हल करती है कानून के अनुसार। अब देखिए एक शब्द है कानून का शासन, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ ये है कि न्यायपालिका जो है वो जो न्याय करेगी वो कानून के अनुसार होगा, ना कि इस तरह से कि वो धनी एवं गरीब को देखेगा, ना कि वो इस तरह से कि स्त्री और पुरुष को देखेगा, अगले एवं पिछड़े वर्गों को। जो कानून है वो सभी लोगों पर सामान्य रूप से लागू होगा, ठीक है, कानून भी और जो न्यायपालिका का न्याय है वो भी। जो न्यायपालिका होती है ये व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। आपको पता है कि जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी अपनी दायर कर सकते हैं। न्यायपालिका जो है वो ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति या एक समूह की तानाशाही ना रहे। जैसे कि आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो 3 डिवीजन किया गया है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग शक्ति का, ठीक है। तो ये न्यायपालिका तय करती है कि ये जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है इनमें से इन दोनों ही संगठनों में से किसी एक संगठन का एक व्यक्ति या फिर ये पूरा का पूरा एक संगठन ही कहीं तानाशाही ना बन जाए, इन सभी की देखरेख कौन करती है, न्यायपालिका करती है, ठीक है। तो लोकतंत्र के संचालन के लिए न्यायपालिका बहुत अहम एक संस्था है। तो न्यायपालिका का अर्थ क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो न्यायपालिका होती है इसकी स्वतंत्रता एवं सुरक्षा किस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके चैप्टर में बताई गई है वो क्या है उसे देखते हैं। तो देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों स्वतंत्रता के बारे में, सुरक्षा आगे देखेंगे। तो विधायिका और कार्यपालिका, देखिए जो ये सुप्रीम कोर्ट है, आपको ये सुप्रीम कोर्ट की फोटो दिख रही है, दिल्ली की है। तो ये जो है इसके न्यायों में या फिर जो कार्य होते हैं इनमें जो विधायिका होती है और जो कार्यपालिका होता है ये किसी भी तरह की बाधा ना पहुंचाएं, तभी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएगी। दूसरा पॉइंट है कि न्यायपालिका के निर्णयों में सरकार का कोई अंग एवं कोई व्यक्ति इसमें बाधा ना पहुंचाए। एक तरफ विधायिका और कार्यपालिका, फिर सरकार का कोई भी अंग इसमें बाधा ना पहुंचाए। और जो न्यायाधीश होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए कोई फैसला सुनाया जाना है, 2 पार्टी है ए और बी, तो ये क्या करेगी, ये जो ए पार्टी है वो क्या करेगी, इस पे दबाव डालेगी कि तुम्हें जो है बी पार्टी के विरुद्ध में न्याय सुनाना है, ठीक है। फिर वहीं जो बी पार्टी है वो भी ऐसे ही करेगी, वो कहेगी तुम्हें ए पार्टी के विरुद्ध में न्याय सुनाना है। तो इस तरह का कोई भी जो दबाव है वो न्यायपालिका पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो न्यायपालिका होती है बच्चों वो देश के संविधान एवं देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं देश की जो जनता होती है उसके प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात हो गई। अब देखिए न्यायपालिका जो है उसमें न्यायाधीश है और न्यायालय भी काफी बड़ा होता है। तो इन सब की सुरक्षा किस तरह से की जा सकती है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यायाधीश के बनने हेतु किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या फिर कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, ना कि राजनीति में महारत हासिल होनी चाहिए। अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसके पास राजनीति में महारत हासिल होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है।
उसके पास कानून का विशेष ज्ञान होना चाहिए या फिर वकालत का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और न्यायाधीश जो होते हैं उनका कार्यकाल निश्चित होते हैं, अर्थात ये एक बार अपने पद पर आसीन हो गए तो ये तभी वहां से उस पद से हटेंगे जब ये सेवानिवृत्त, अर्थात जब इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। मान लीजिए 30 साल पे कोई व्यक्ति जो है वो न्यायाधीश बनता है, तो रिटायरमेंट की आयु जहां तक मुझे लगता है 60 या 65 है, कंफर्म तो नहीं पता मुझे अभी, ठीक है। तो इस आयु तक जो है वो बिना किसी बाधा के इस पद पर बने रह सकते हैं, अर्थात सेवानिवृत्त होने पर। संविधान निर्माता जो थे वो ये चाहते थे कि न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया कठिन हो ताकि उसका पद सुरक्षित बना रहे। अर्थात देखिए हमारी तीन यहाँ पे डिवीजन है शक्तियों के, ठीक है, विधायिका में भी, कार्यपालिका में भी एवं न्यायपालिका में भी। तो विधायिका एवं कार्यपालिका इसके सदस्यों का चुनाव, इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी काफी कठिन है ताकि इनके पद को सुरक्षित किया जा सके। उसी तरह जो न्यायाधीश है इसके पद की जो प्रक्रिया है वो भी काफी कठिन है इनको पद से हटाने की, ताकि इनके भी पद को क्या किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। न्यायपालिका जो है वो विधायिका या फिर कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं होती है, ठीक है, यानी कि जो अपने वित्तीय संचालन के लिए ये विधायिका या फिर कार्यपालिका पर निर्भर नहीं होती है। अगला पॉइंट है कि संविधान के अनुसार न्यायाधीशों व्यक्तिगत कार्यों और निर्णयों की आलोचना नहीं की जा सकती। अर्थात देखिए जो न्यायाधीश होते हैं उसके द्वारा अगर जो न्यायालय में बात कही गई, जो फैसला सुनाया गया उसके ऊपर तो आप आलोचना कर सकते हैं, ये सही बात है। लेकिन जब न्यायाधीश के व्यक्तिगत कार्यों की बात की जाए, व्यक्तिगत निर्णय अर्थात जो उसके घर के मामले हैं, जो उसका व्यक्तिगत, जो उसकी जो निजी लाइफ है, उसके बारे में आपको आलोचना करने का अधिकार नहीं है। ये उसकी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप न्यायाधीश के व्यक्तिगत की कार्यों में निर्णयों की आलोचना नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि सरकार का किसी भी अंग का कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। अर्थात देखिए न्यायपालिका ने कोई न्याय सुनाया, ठीक है, या फिर उसे लगता है कि सरकार के किसी अंग का एक पर्टिकुलर क्षेत्र का ये जो व्यक्ति है वो दोषी है, तो क्या करेगी न्यायपालिका, उसी में दंडित कर सकती है, चाहे वो विधायिका का हो चाहे वो कार्यपालिका हो, किसी भी संस्था का सदस्य हो, न्यायपालिका उसे दंडित कर सकती है। तो आई होप आपको ये न्यायपालिका का जो पद है, जो न्यायाधीश है, इनका जो पद है वो सुरक्षित किस तरह से है, ये चीजें आपको पता चल गई। पहले स्वतंत्रता किस तरह से बरती जा सकती है एवं सुरक्षा किस तरह से बनाई गई है। अब देखिए इनकी जो नियुक्ति होती है, अर्थात जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किस तरह से होती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो न्यायाधीश जो होते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में अभी हम कुछ पॉइंट पढ़ ही चुके हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो एक परंपरा चलती आ रही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश चुन लिया जाएगा। लेकिन भारत में क्या हुआ है कि कई बार इस परंपरा को तोड़ा भी गया है। कब? 1973 में ए.एन. रे न्यायमूर्ति ए.एन. रे बने थे और 1975 में एम.एच. वेग ये बने थे, जो कि इस परंपरा के विरुद्ध थे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। अर्थात देखिए इसको इस तरह से आप समझिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, और जो उच्च न्यायालय है, इसके जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो करता है। किसकी सलाह पर? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ताकि जो है न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे, ठीक है। अभी इसको पर्टिकुलर एक सही तरीके से हम समझते हैं आगे। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की, वो कौन सी व्यवस्था है? देखिए नई व्यवस्था कुछ इस तरह से है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा एवं उसके जो वरिष्ठतम 4 न्यायाधीश होंगे। देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठ यानी कि विशिष्ट कह लीजिए, विशिष्ट नहीं वरिष्ठ ही रहने दीजिए, एक सेकेंड, हाँ, वरिष्ठ जो न्यायाधीश है और अन्य जो 4 होंगे, ठीक है, अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो है इनकी सलाह से क्या करते हैं कि कुछ जो नाम होते हैं वो प्रस्तावित किए जाते हैं। मान लीजिए 10 नाम प्रस्तावित किए गए कि इनको जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगला घोषित किया जाना चाहिए। तब क्या होता है
तब ये होता है कि राष्ट्रपति इसमें से किसी एक सदस्य को क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश घोषित कर देता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो कुछ इस तरह से राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक तरफ तो वरिष्ठ न्यायाधीश है और अन्य 4 हैं, तो इसमें क्या होता है कि सामूहिकता का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे स्थापित होता है, क्योंकि एक न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश है 4 और साथ में राष्ट्रपति भी है, तो ये जो है वो क्या होता है, सामूहिकता का जो सिद्धांत होता है वो यहाँ पे स्थापित होता है। और कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है उसकी नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय ये तो देता ही है, बहुत अहम योगदान होता है, साथ में राष्ट्रपति भी अहम योगदान निभाता है, और साथ में मंत्री परिषद जो है वो कहीं ना कहीं जो छोटी यहाँ पे अहम भूमिका होती है, छोटी सी भूमिका यहाँ पे मंत्री परिषद की भी मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के बारे में। अब है कि इनको पद से कैसे हटाया जाए। मान लीजिए जो न्यायपालिका है वो अपना कार्य संविधान के अंतर्गत नहीं कर रही है, संविधान के दायरे से बाहर कर रही है, तब इनको अपने पद से कैसे हटाया जाएगा, न्यायाधीशों को अपदस्थ करना। तो देखिए, संविधान के दायरे के बाहर कार्य करना, पद के लिए अयोग्य साबित होना, अर्थात न्यायाधीश जो है उनके ऊपर महाभियोग कह लीजिए या फिर उनको पद से हटाना कह लीजिए, तभी हटाया जा सकता है जब वो संविधान के दायरे के बाहर कार्य करें एवं वो अपने पद के लिए अयोग्य साबित हो, तभी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश की नियुक्ति में जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, ये न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए विधायिका के पास कार्यभार है, अर्थात जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति में कार्यपालिका अहम योगदान देती है, लेकिन इसको पद से हटाने के लिए किसके पास अधिक कार्यभार है, किसके पास अधिक शक्ति है, विधायिका के पास। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस शक्ति बंटवारे का हिस्सा है, अर्थात देखिए यहाँ पे इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि न्यायाधीश की नियुक्ति में अहम योगदान कौन निभाता है, विधायिका जो कार्यपालिका है एवं राष्ट्रपति। लेकिन यदि इसको पद से हटाना है तो उसकी शक्ति किसके पास है, विधायिका के पास। तो एक तरफ नियुक्ति में कार्यपालिका, पद से हटाने में विधायिका, तो ये सभी चीजें जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो इससे भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है कि एक संस्था जो है वो इसको पद से हटा सकती है, एक संस्था इसका निर्माण करती है, अर्थात इन्हें जो है क्या करती है, उनको पद पर आसीन करवाती है। तो न्यायाधीशों को इस तरह से अपदस्थ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज आपको पता चल गई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सबसे आखिरी और सबसे अहम पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका की संरचना के बारे में। तो इसे आप देखिए पहले एक पिरामिड रूप से समझिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो पिरामिड रूप से इस तरह से समझिए। देखिए, भारतीय न्यायपालिका जो है इसकी पिरामिड रूपी संरचना, पिरामिड रूपी संरचना किस तरह से है, सबसे ऊंचे पायदान पे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, सबसे ऊंचे पायदान पे है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उससे निचले पायदान पे क्या है, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय से नीचे पायदान पे क्या है, जिला न्यायालय, एवं जिला न्यायालय से नीचे क्या है, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो ये जो है वो जिस तरह से देखिए ये पिरामिड जो है यानी कि त्रिभुज जो है वो जिस तरह से नीचे की तरफ आके बड़ा होता जाता है, वैसे ही जो इनकी जो संख्या है वो बड़ी हो जाती है। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय जो वो देश में एक ही है और उच्च न्यायालय जो है, एक सेकेंड, सर्वोच्च न्यायालय मान लीजिए कितनी है, एक है, और उच्च न्यायालय फिर कितनी होगी, मान लीजिए 50 है, और जिला न्यायालय कितनी होगी, मान लीजिए कि 10,000, और फिर अधीनस्थ न्यायालय कितनी होगी, मान लीजिए कि 1,00,000। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है जैसे जैसे पिरामिड अपना आकार बड़ा करता जाता है वैसे ही जो न्यायालय हैं उनके नाम के अनुसार उनकी जो जनसंख्या है, मतलब उनकी जो संख्या है वो आगे बढ़ती जाती है। तो पिरामिड रूपी संरचना जो है वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम कौन आता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो। ठीक है, सर्वप्रथम जो है क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय, सेकंड पे आता है उच्च न्यायालय, थर्ड आता है जिला न्यायालय, एवं सबसे जो छोटा है वो है अधीनस्थ न्यायालय। अब हम इनकी परिभाषाओं एवं इनकी जो विशेषताएं हैं उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय देखिए क्या है, इसके फैसले जो होते हैं वो सभी अदालतों को मान्य होते हैं, अर्थात ये जो आप 3 न्यायालय देख रहे हैं इन सभी को इसके फैसले मानने पड़ते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, अर्थात ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनका तबादला, अर्थात इनको एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भी भेज सकता है, और ये अपने से नीचे की किसी भी अदालत, इन तीनों ही अदालत में से किसी भी अदालत का जो मुकदमा है वो अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, एवं
यह किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। अर्थात मान लीजिए एक ये उच्च न्यायालय, एक है दूसरा उच्च न्यायालय, तो यदि इस सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि यहाँ पे मुकदमे की सुनवाई सही नहीं हो रही है, तो वो क्या करती है, इस न्यायालय से यहाँ पे दूसरी जगह उसे भेज देती है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के ये कुछ महत्वपूर्ण जो अधिकार है, जो उसकी विशेषताएं हैं, वो यहाँ पे आपको पता चली। ये हो गया आपका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। दोबारा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसके फैसले सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, एवं एक उच्च न्यायालय का फैसला दूसरे उच्च न्यायालय में उस कानून को भेज सकती है। अगला जो है बच्चों वो है उच्च न्यायालय के बारे में। अब इस उच्च न्यायालय की क्या विशेषताएं हैं, देखिए। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले, अर्थात एक सेकेंड, निचली अदालत के जो फैसले होते हैं, जिसमें कौन कौन सी है, एक है जिला अदालत और फिर एक है अधीनस्थ अदालत। इनमें से किसी भी न्यायालय को, ठीक है, जिला कह लीजिए और अधीनस्थ, इसके न्यायालय जो है, इन पे जो फैसले होते हैं उसकी सुनवाई कर सकती है। मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है बच्चों, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करता है। ये उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के ही पास अधिकार है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर या फिर उनके बहाल करने के लिए जो रिट जारी किए जाते हैं वो ये दोनों ही लागू कर सकते हैं। ठीक है, राज्य के क्षेत्र अधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। उच्च न्यायालय जो है वो एक पर्टिकुलर राज्य के क्षेत्र में जो मुकदमे होते हैं उनका निपटारा करती है। ठीक है, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, अर्थात अपने अधीनस्थ यानी कि जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय जो है इनका पर्यवेक्षण करती है, अर्थात इनको देखते हैं कि कैसा काम चल रहा है, कौन से मुकदमे आ रहे हैं, क्या निर्णय सुनाया गया है, एवं इनको नियंत्रण भी रखती है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय की ये सारी चीजें आपको पता चल गई। सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यायालय है जिला न्यायालय। ठीक है, जिला आएगा, फिर आएगा आपका अधीनस्थ। तो जिला न्यायालय की बात कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए जिला न्यायालय, इसमें क्या होता है, एक जिले के अंतर्गत, ठीक है, मान लीजिए ये एक जिला है, इसमें कितने तकरीबन मान लीजिए ये 6-7 गांव हैं। ठीक है, ये 6-7 गांव एक जिले के अंतर्गत, 6-7 मान लीजिए 10-20 जितने भी आप मान सकते हैं। इन सभी गांवों के जो मुकदमे होंगे वो कहां पे सुने जाएंगे? जिला अदालत में। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकते हैं। अर्थात ये जो अधीनस्थ न्यायालय है इसमें की गई अपील जो होती है, अगर इसका मुकदमा किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो मुकदमा कहां दायर करेगा? जिला अदालत में। तो जिला अदालत में जब ये जाएगा तो ये क्या करती है? उसकी सुनवाई करती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला सुनाती है, अर्थात जो छोटे मोटे आपराधिक मामले हैं उसमें ये फैसला सुना सकती है। कौन? जिला अदालत। फिर आता है अधीनस्थ अदालत। इस अदालत में सिर्फ और सिर्फ फौजदारी एवं दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार किया जाता है। अर्थात जो फौजदारी मुकदमे होते हैं और जो दीवानी किस्म के, यानी कि संपत्ति लेन देन का हो गया, धोखाधड़ी का हो गया, ये सारी ये जो मुकदमे होते हैं इन पर विचार कौन करता है? अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये सारी चीजें क्या क्या है। तो न्यायालय के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या विशेषताएं हैं एवं उच्च न्यायालय की क्या विशेषताएं, जिला अदालत एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो इस तरह से आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। एक बार फिर से अब दोबारा से देख लीजिए, समराइज कर लेते हैं हमने कि आज हमने जो वो क्या क्या इसमें पढ़ाई की है। तो सबसे पहले हमने देखा न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है। ठीक है, न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है। अगला पॉइंट देखा है हमने बच्चों, फिर न्यायपालिका जो है वो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य किस तरह से कर सकती, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एवं जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो पद होता है उसकी सुरक्षा जो है वो किस तरह से की जा सकती है एवं किस तरह से की गई है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वो सभी हमने पढ़े हैं यहाँ पे। फिर अगला देखा था हमने न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति किस तरह से होती है। मुख्य न्यायाधीश जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसकी नियुक्ति किस तरह से होती है। फिर एक नई व्यवस्था लागू की गई, न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए जो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कौन सी है, उसे कौन पद से हटा सकता है, ये हमने देखा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस वन की भारतीय न्यायपालिका जो है उसकी पिरामिड रूपी संरचना के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय, इसके बारे में हमने देखा। सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको पता चल गई, उच्च न्यायालय की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको पता चली,
देन जो जिला अदालत है वो जो अधीनस्थ अदालत है ये आपको पता चल गया। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।